माय नेम इज़ महिमा मिश्रा। आई एम योर सोशोलॉजी एडुकेटर। आज हम पढ़ेंगे डार्क एज के बारे में। डार्क एज एंड फ्यूडलिज्म ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। अब देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहले मैंने आपको मॉडर्निटी के बारे में पढ़ाया था, राइट? मॉडर्निटी हो गया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? डार्क एज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डार्क एज के बाद आता है एनलाइटनमेंट रेनेसा। ठीक है, एनलाइटनमेंट रेनेसा आता है। एंड इसके बाद क्या आता है? एनलाइटनमेंट रेनेसा के बाद आएंगे साइंटिफिक एंड कमर्शियल रेवोल्यूशन। ये वाले भी हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, साइंटिफिक एंड कमर्शियल रेवोल्यूशंस भी पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कंट्रीब्यूट करती है कि सोसाइटी को अलग तरीके से कैसे पढ़ना है, तो सोशोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन बन के आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी डार्क एज के बारे में। डार्क एज के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? ये अर्ली मिडिल एजेस, जैसे मिडिवल कोई मध्यकाल रहता है, डार्क एज वैसा था। 5th to 10th सेंचुरी ऑफ यूरोप में ये था। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, आपने सुना होगा कि रोमन एम्पायर जैसा कोई एम्पायर नहीं था पहले। ठीक है, रोमन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड था यूरोप में। ठीक है, तो आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर ना, वहाँ पे एक डार्क एज आ जाता है। डार्क एज मतलब कहते हैं अंधकार का युग। ठीक है, अंधकार का युग। फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन मतलब अब यहाँ से जैसे घटती चांदनी होती है, वैसे ही अब यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक डिक्लाइन कैसा? इकोनॉमिक डिक्लाइन कैसा था भाई? यहाँ पे एग्रेरियन था, नॉट सेल्फ सफिशिएंट बट काफ़ी सबसिस्टेंस था। ठीक है, सबसिस्टेंट था। इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन कैसे? अब आप सोचिए, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन क्या हो सकता है? जब हम साइंटिफिकली ना सोच रहे हो, जब हम साइंटिफिक तरीके से ना सोच रहे हो और धर्म ने अपना कब्जा कर लिया हो, धर्म के सुपरस्टिशियस रिचुअल्स ने, सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ ने सोशल एंड इंडिविजुअल ये लाइफ पे अपना कब्जा कर लिया हो। बात समझ आई? तो इसे क्या बोलेंगे? इसे इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन बोलेंगे। एंड कल्चरल डिक्लाइन क्या होता है? कल्चरल डिक्लाइन वही है जो रोमन एम्पायर के टाइम पे जो इतना कल्चर आगे था, अब उसी चीज़ का डिक्लाइन हो रहा है इधर। ठीक है, तो आगे सोसाइटी यहाँ पे ना फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म मैं अभी इसी क्लास में आपको पढ़ाऊंगी आगे। फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म इज़ बेसिकली, ये किंग है, इसने अपनी ज़मीन यहाँ पे वसाल्स को दे दी है, इसने अपनी ज़मीन यहाँ पे नाइट्स को दे दी है, और नाइट्स यहाँ पे काम करवा रहा है किससे? सर्फ से, यानी कि पीजेंट्स से। बात समझ आई? तो यहाँ ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 मेन क्लासेस थी, ये वाली भी ध्यान रखनी है। नोबिलिटी, नोबिलिटी में किंग और उसके मंत्रीगण आएंगे। ठीक है, क्लर्जी, क्लर्जी में आप देखते होंगे पादरी। ठीक है, पादरी लोग किस में आएंगे? क्लर्जी में। एंड आएंगे सर्फ्स, सर्फ्स मतलब वो लोकल पीपल, वो पीजेंट पीपल। ठीक है, वो नीचे, वो लोअर पीपल। ठीक है, तो ये वाले 3 मेन क्लासेस आ जाती हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना स्टार्ट करना है फ्यूडलिज्म में। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी कैसे थी? एस्क्राइब्ड स्टेटस थी। डार्क एज में आप देखेंगे अंधकार का युग रहता है, तो सब कुछ धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाया जाता है। वो उस समय का अंधविश्वास कैसा था? एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब मेरा जो अभी स्टेटस है वो बाय बर्थ है। ठीक है, एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब होता है बाय बर्थ वाला स्टेटस। तो बाय बर्थ पादरी का के जो भी संतानें हैं वो पादरियाँ बनेंगी। एंड नेक्स्ट है किंग का बेटा ही किंग बनेगा। तो ये एक एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है जहाँ पे मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी को गिराया जाता है। ठीक है, उतना ध्यान इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमी कैसी थी जी? वहाँ की एग्रेरियन एंड लोकलाइज्ड थी, बताया आपको, सबसिस्टेंट थी। ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ पे बेस्ड वहाँ की इकोनॉमी थी। उतना कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं, उतनी कोई मैकेनिकल डेवलपमेंट नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो बाद में होती है। अभी ये चल रहा है अंधकार का युग। ठीक है, नेक्स्ट डार्क एज। डार्क एज के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैथोलिक चर्च की ना यहाँ पे डोमिनेशन थी। डोमिनेशन मतलब सोशल इंडिविजुअल लाइफ पे इसने दबदबा बना के रखा था। ठीक है, एजुकेशन पे कंट्रोल कर रखा था कि कैसी एजुकेशन जाएगी ना, ये
ये पादरी लोग डिसाइड करते थे। नॉलेज, इंडिविजुअल, सोसाइटी, इन सब पे किसका कब्जा था? चर्च का। चर्च जैसा बोले किंग वैसा ही करवाता था और बहुत ही अत्याचार वहाँ पे लोगों पे होता था। ठीक है। नो ग्रीक एंड रोमन, यहाँ पे नॉलेज देखिए, जो ये वाले जो साम्राज्य थे पहले के, ग्रीक साम्राज्य एंड रोमन साम्राज्य, इनमें ये क्या थे? घट गए थे, ये इनका डिक्लाइन हो गया था। तो हमारा पास्ट कैसा था ना, इसके बारे में लोगों को नॉलेज भी नहीं थी। वहाँ के यूरोप के लोगों को ये नॉलेज भी नहीं थी कि उनका पास्ट कितना उज्जवल था। ठीक है। क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो सोशल मोबिलिटी थी। ज़ीरो सोशल मोबिलिटी क्या होती है कि ये एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है। आई एम नॉट, मैं यहाँ पे कास्ट नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, वो मैं आपको इंडियन में पढ़ाऊँगी। ये लोअर क्लास से बिलोंग करता है, बट ये कभी किंग नहीं बन सकता, ये कभी क्लर्जी में नहीं जा सकता। बात समझ आई? तो ये क्या है? ये क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है। क्लोज्ड मतलब बंद हो गया। जो ये हायरार्की है ना, ये ऐसे बनी हायरार्की, रैंकिंग हुई, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की रैंकिंग हुई, उसके बाद क्लोज्ड हो गई कि हाँ ये चेंज नहीं होगी, ये वाला स्ट्रैटा चेंज नहीं होगा, लोअर क्लास कभी अपर क्लास नहीं बन सकता। ठीक है। नेक्स्ट, साइंस रिप्लेस्ड बाय थियोलॉजी। थियोलॉजी आपको पता ही है ये वाली कंट्रीज़ कैसे होती है। थियोलॉजी वाली ज़्यादातर धर्म के बेस्ड, वो ये धर्म के नाम पे अत्याचार करती है। जैसे कि हम फंडामेंटलिज्म देखेंगे, फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म जो है, ये क्या है? ये धर्म के नाम पे ही दबदबा बना के रखती है ये वाली आइडियोलॉजीज। ठीक है। तो वहाँ पे साइंस रिप्लेस हो गई थी बाय थियोलॉजी। अनएडुकेटेड सोसाइटी थी, क्योंकि वहाँ पे जो लिटरेसी थी वो सिर्फ क्लर्जी के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी, वो भी रिलीजियस एजुकेशन वहाँ पे दी जाती थी। जब साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं है तो साइंटिफिक एजुकेशन क्या देंगे, है ना। तो लिटरेसी जो थी वो क्लर्जी के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड थी। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या था, सिर्फ ब्राह्मण्स को ही पहले शास्त्र वगैरह पढ़ने की इजाज़त थी। ठीक है। वहाँ की सोसाइटी काफ़ी अनएडुकेटेड थी। अब देखिए, जब अनएडुकेटेड रहेगी, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या रैशनल माइंडसेट डेवलप होगा उनका? क्या रैशनैलिटी आएगी? नो। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा क्या? नो। तो क्या थे वो? थियोलॉजी, जो क्लर्जी कह रहा है, जो किंग कह रहा है, जो वहाँ के पादरी कह रहे हैं, वो वही मानते थे। एंड नॉट मानते थे, जब अत्याचार होता था ना वो सहते थे। ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ये फ्यूडलिज्म के बारे में, क्योंकि फर्स्ट वाली स्लाइड में आपने फ्यूडलिज्म देखा होगा वर्ड। तो फ्यूडलिज्म क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है, ऑफ पावर वेयर द लैंड इज एक्सचेंज्ड फॉर सर्विस एंड लॉयल्टी। मतलब देखिए, ये वाला एक किंग है, ये अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स वेरियस वसाल्स। नाइट्स वसाल्स कहते थे। अब ये लोग भी इन लोगों से सर्विस लेने के लिए, अब देखिए, इन लोगों से सर्विस लेने के लिए ना इन्हें लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब ये लोग भी इन लोगों से सर्विस लेने के लिए इन्हें लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और ये कौन थे? किसान विसान थे, जो बहुत ही लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब गरीब, और जो बिल्कुल बॉन्डेज में रहते हैं, मजबूर रहते हैं, ये वो लोग थे। ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस एंड लॉयल्टी के लिए यहाँ पे लैंड को एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है। और लैंड को वहाँ पे क्या कहते थे? फीफ कहते थे। ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है, फीफ कहते थे। नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम किस पे बेस्ड था भाई? लैंड ओनरशिप पे। अगर लैंड पे कब्जा है तो वो वहाँ के लोगों पे भी कब्जा करेगा। हायरार्की एंड डिपेंडेंसी, हायरार्की थी, बताया मैंने, ये वाली हायरार्की देखिए, ये वाली, ठीक है, हायरार्की थी एंड डिपेंडेंसी थी। ऑब्वियसली ये वाले जो लोग हैं, ये जो मजदूर किसान हैं, ये कहाँ पे, ये किस पे डिपेंडेंट है? इन लोगों पे डिपेंडेंट है। और ये लोग किस पे डिपेंडेंट है? यहाँ पे डिपेंडेंट है। बात समझ आई? तो ये हायरार्की एंड डिपेंडेंसी थी। ये, और यहाँ पे एक और यहाँ पे इसका फीचर है, दैट इज़ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन क्या होती है कि ये लोग, ध्यान से देखिएगा, मैं जहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, ये लोग म्यूचुअली, इनमें एक ऑब्लिगेशन थी कि इन्हें प्रोड्यूस देंगे, टैक्सेस देंगे। ठीक है। और ये जो नाइट्स थे, ये इन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। जो ये गांव है ना, यहाँ पे जो विलेज है, इसे पूरे गांव को सुरक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना इन्वेजन्स वगैरह काफ़ी होते थे। तो उसी से बचने के लिए इन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे।
ठीक है। सो दिस वाज फ्यूडलिज्म। नेक्स्ट, ये डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था। अब डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल देखिए, ये होती है सेंट्रलाइज्ड। सिर्फ एक किंग है, बाकी इसके कुछ हो गए मंत्रीगण, ठीक है। बट नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, जैसे कि इसने अपनी ज़मीन इसे दे दी, कुछ गवर्नेंस दे दिया, मिलिट्री पावर दे दी, ठीक है। इसने अपनी ज़मीन इसे दे दी, कुछ गवर्नेंस दे दिया, मिलिट्री पावर दे दी। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। स्पेशली हम अपने अगर इंडिया में देखें तो ये गुप्ता एम्पायर में दिखेगा हमें। डिसेंट्रलाइजेशन गुप्ता एम्पायर में था, इसीलिए जो राजा था उसका नाम महाराजा धीराज ऐसे करके नाम था, क्योंकि राजा तो कोई और भी है ना, अब किसी और को भी लैंड दे दी है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे लोकल लॉर्ड्स के पास क्या थी, जुडिशियल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर थी। जो ये लोकल लॉर्ड्स है ना, इनके पास जुडिशियल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर है। खुद की आर्मी रखते थे ये लोग, ठीक है, और खुद के जजेस भी। फ्रेगमेंटेड सॉवरेनिटी, फ्रेगमेंटेड सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है प्रभुत्व। पहले सिर्फ किंग का हुआ करता था, बट जब फ्यूडलिज्म आई तो ये फ्रेगमेंटेड हो गई, यानी कि बट गई। जैसे ज़मीन फ्रेगमेंटेड हो जाती है, बढ़ जाती है, वैसे ये सॉवरेनिटी भी बट गई। नेक्स्ट, सर्फटम। जो पीजेंट्स थे, जो हम कह रहे हैं कि जो ये किसान करके उसे दे रहा है प्रोड्यूस और उसे सुरक्षा मिल रही है, बट वो फ्री नहीं था, ठीक है, वो बॉन्डेज में था। अब ये लोग इनसे काम करवाते थे, ज़्यादा प्रोड्यूस लेते थे, ज़्यादा टैक्सेस लेते थे, तो दे वर नॉट फ्री। अत्याचार होता था उनके साथ भी, ठीक है। पीजेंट्स फ्री नहीं थे, बॉन्डेज टू लैंड, ठीक है, लैंड में ही ये जो लैंड दी गई है ये वसाल के द्वारा, वही उसी लैंड में इन्हें काम करना पड़ता था। हैड टू गिव लेबर एंड प्रोड्यूस टैक्सेस, ठीक है, यहाँ पे लेबर एंड टैक्सेस, प्रोड्यूस उन्हें देना पड़ता था। किसे, ये जो पीजेंट है ये किसे देगा, वसाल्स को देगा। बात समझ आई? तो ऐसे करके आपको ये समझना है। थिंकर्स ऑन डार्क एज एंड फ्यूडलिज्म, कौन कौन से थिंकर्स हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? इन्होंने डार्क एज को कहा है कि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है। फ्यूडलिज्म अभी बताया, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे सॉवरेनिटी डिवाइडेड हो जाती है, बट जाती है वर्टिकली। बात समझ आ रही है? वर्टिकली। एक्सप्लाइटेशन ऑफ सर्व्स बाय लैंडलॉर्ड्स। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एक्सप्लाइटेशन करते थे, एंड एक्सप्लाइटेशन बिल्कुल मेन कीवर्ड है अगर आप कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तो, ठीक है। कार्ल मार्क्स आपको अच्छे से आगे पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमी बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लैंड था, एंड जो भी लैंड का ओनर है वही उसके हाथ में मोड ऑफ प्रोडक्शन भी था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आपको कोट करना है अपने आंसर में, अगर आप इस पर कुछ आंसर लिखेंगे, ठीक है। डार्क एज एंड फ्यूडलिज्म में स्लेवरी, इन्होंने ये वाला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्लेवरी से फ्यूडलिज्म आया, आज मैंने आपको फ्यूडलिज्म पढ़ाया, एंड जब हम कार्ल मार्क्स को जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कैपिटलिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रोसेस को बोला है कार्ल मार्क्स ने एज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से कहा है किसने, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। बताया था मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में, बताया, ये बताया होगा ये मॉडर्निटी वाले में, कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है, कि पारंपरिक एक अथॉरिटी चली आ रही है कि हाँ, किंग, उसका बेटा किंग, उसका बेटा किंग, ये वाला पादरी, उसका बेटा पादरी, उसका बेटा पादरी। ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, मतलब पारंपरिक रूप से ये अथॉरिटी बनी रहती है जो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और एक होती है, देखिए, लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो हमें मॉडर्न सोसाइटी में मिलेगी, जो हमें कैपिटलिज्म के टाइम पे मिलेगी। कैपिटलिज्म के टाइम पे अभी क्या है, ब्यूरोक्रेसी है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये लीगल रैशनल अथॉरिटी है। बात समझ आई? ये लीगल रैशनल अथॉरिटी है। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो गया एंड ये लीगल रैशनल अथॉरिटी हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रिलीजन शेप्ड सोशल एक्शन। अब मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के बारे में भी बोला है कि हम जो भी एक्शन करते हैं वो कोई अगर मीनिंग एसोसिएट करते हैं तो फिर वो सोशल एक्शन कहलाता है। सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर हम सोशल एक्शन करते हैं, अभी आपको यही समझना है, ठीक है। अब सोसाइटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलीजन है।
रिलीजन ही सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अब रिलीजन यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है सोशल एक्शन, हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, वो रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कि मैं पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, ये क्या है, रिलीजियस से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट डार्क एज से आता है रेनेसा, रेनेसा से आता है एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट होगा तो क्या होगा, मॉडर्निटी आएगी। आपको मॉडर्निटी वाली क्लास, डार्क एज वाली क्लास की बात देखनी है। वैसे मैं रेनेसा और एनलाइटनमेंट पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे इसने मॉडर्निटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जी, यहाँ पे फ्यूडलिज्म एंड मॉडर्न में जो भी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें क्या है, अंतर दिया गया है। अंतर क्या है, यहाँ पे एस्क्राइब्ड स्टेटस था, एस्क्राइब्ड बताया था मैंने आपको बाय बर्थ, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरिट, मेरिट के बेस्ड था, यानी कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, खुली सोसाइटी है, आप लोअर क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरस फॉर एग्जांपल अगर मैं कास्ट का देखूँ, कास्ट हमें क्या मिलेगा, एस्क्राइब्ड मिलेगा। एस्क्राइब्ड में क्या होता है, बाय बर्थ है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, कोई और कास्ट नहीं बनेगा। जैसे कि लोअर कास्ट है, शूद्र है, तो शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, वो कभी भी ब्राह्मण वाली रैंक में नहीं जा सकता, ठीक है। ये वाली सोसाइटी काफ़ी एग्रेरियन थी, फ्यूडलिज्म वाली। एंड मॉडर्न वाली सोसाइटी इंडस्ट्रियल है, ये तो हम देख ही रहे हैं आजकल के ज़माने में, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड थी, यहाँ की फ्यूडलिज्म बताया था आपको, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसने अपनी लैंड इसे दे दी, इसे दे दी, इसे दे दी, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है समथिंग। और ये क्या, आजकल के ज़माने सेंट्रलाइज्ड, आप देखते होंगे सिंगल प्रेसिडेंट, पीएम कंट्रीज़ में, राइट। तो ये आजकल क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। दो हमारे इंडियन इकोनॉमी में, सॉरी इंडियन पॉलिटी में क्या किया गया है, थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, स्टेट्स एंड पंचायती राज को भी पावर दी गई है। बट अगर हम मॉडर्न सोसाइटी एज अ होल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन रहता है, ठीक है। यहाँ पे मोबिलिटी लो थी, मोबिलिटी लो थी मतलब ये जो यहाँ का जो सर्फ है, जो किसान है, ये कभी भी किंग नहीं बन सकता था, पादरी नहीं बन सकता था, नाइट्स नहीं बन सकता था, ठीक है। और यहाँ पे जो मोबिलिटी थी वो काफ़ी हाई थी। हाई मोबिलिटी क्या होती है, हाई मोबिलिटी होती है जब रैंकिंग चेंज हो सकती है। जैसे कि एक बहुत ही गरीब इंसान है, राइट, अगर उसे कहीं से एजुकेशन मिल सकती है, वो मेहनत कर सकता है, पैसे कमा सकता है, राइट, तो ये भी कभी अपर बन जाएगा ना। अगर ये अपने जीवन में नहीं बन पाया तो इसके आगे आने वाली जनरेशन अपर वाली बन जाएंगी। कहीं लॉटरी लग गई तो इसके आगे आने वाली जनरेशन तो अपर क्लास में चली जाएंगी ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे सोशल मोबिलिटी ना मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी कि लो एंड हाई मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अथॉरिटी यहाँ पे ट्रेडिशनल थी और यहाँ पे लीगल रैशनल, अभी आपको पीछे मैंने बताया कि लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, वो लॉज के द्वारा बनाई जाती है, वो वाली अथॉरिटी। एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी में वेराज हम देखेंगे कि ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, जैसे कि पैट्रियार्की है, ट्रेडिशन है, राइट। तो जो पारंपरिक रूप से अथॉरिटी चलती आ रही है उसे मैक्स वेबर ने कहा है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। एंड जो लॉ के द्वारा चलती आ रही है, जो रैशनल है, जो मेरिट के ऊपर बेस्ड है, एग्जाम क्लियर करो एंड एडमिनिस्ट्रेटर बनो, राइट, इसे बोलेंगे लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई हो। लेट्स मेक सोशियोलॉजी सिंपल एंड क्लियर। मैंने बहुत पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर पाऊँ। आज मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, दैट इज़ डार्क एज एंड फ्यूडलिज्म, ठीक है। डार्क एज एंड फ्यूडलिज्म ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी रेनेसां पे, एनलाइटनमेंट पे, फिर उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेसिकली मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस फ्री में कवर करवाने वाली हूँ। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियोस भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, आपके काम की हैं सारी। मैं आपको उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, ठीक है, आपको कुछ मॉक टेस्ट भी दूँगी। इसीलिए आपका ज़रूरी है अभी कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।